जी सर, नेक्स्ट हैं किरण सिंगारिया। किरण जी वीडियो ऑन करें। किरण जी आपका वीडियो थोड़ा धुंधला है, कैमरे को साफ कीजिए। अच्छा ललित जी, क्या ये चेंज हुआ है? क्या क्रम क्रम चेंज हुआ हाँ, है? सीक्वेंस थोड़ा चेंज किया सर, अच्छा, आज एक दो लोग ऊपर चेंज। नीचे हो गए। हाँ, अब ठीक है किरण जी। और हाँ, सही है। नमस्ते और सर। इनका सेकंड मौका है सर, अच्छा, किरण जी का। सेकेंड मौके। किरण जी, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए, मैं भी आपका देख नहीं पाया हूँ बायोडेटा। आप बताएं थोड़ा अपने बारे में। जी सर। सर मैं पाली जिले के गिरी गांव में मेरा जन्म हुआ है। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गिरी गांव से प्राप्त की है। उसके बाद 2014 में मैंने सनातन राजकीय मैंने अपनी स्नातक सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर से प्राप्त की है। और उसके बाद 2015 में मैंने बीएड मौलाना आजाद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज और जोधपुर से किया है। फिर 2016-17 में मैंने एमए किया हिंदी साहित्य से जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर से। और 2018 से मैं वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के पद पर कार्यरत। अच्छा अच्छा अच्छा, हॉबी क्या है आपकी? सर हॉबी योग करना योग और करते उसमें सूर्य नमस्कार करना। हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। जो मौलाना अब्दुल कलाम का आपने नाम लिया, उनके नाम पे कोई एक दिवस भी मनाते हैं हम अपने देश में? सॉरी सर, अभी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही। जानकारी नहीं है आपको? हम्म। अच्छा, हिंदी साहित्य से आपने पीजी किया है। हिंदी में कितने काल होते हैं? सर मुख्यतः रामचंद्र शुक्ल ने 4 कालों में बांटा है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है ये? रामचंद्र शुक्ल ने प्रवृत्ति के आधार पर वर्गीकरण किया। जैसे थोड़ा समझाइए मुझे। जैसे कि जो पहला आदिकाल है, सॉरी, उसको रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल कहते हैं। हम्म इसके रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि इसमें वीरता परक ग्रंथ अधिक लिखे गए, इस कारण इसका नाम वीर गाथा काल किया। हम्म जबकि कई आलोचकों ने इस पर प्रश्न उठाया, इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल नाम दिया, क्योंकि इसमें हिंदी साहित्य की आदि प्रवृत्तियां दिखाई देती है और यही सर्वमान्य नाम है। फिर दूसरा है भक्ति काल, जो कि इसमें भक्ति प्रधान साहित्य अधिक लिखा गया, हम्म। इसलिए इसे भक्ति काल कहते हैं। और तीसरा है रीति काल। ये उत्तर आधुनिकता काल भी होता है क्या? जी सर, आधुनिक काल के आगे कुछ आलोचक इसका उत्तर आधुनिक काल वर्गीकरण भी करते हैं। क्या डिफरेंस है दोनों में, आधुनिक और उत्तर आधुनिक में? सर आधुनिक काल में शुरुआत में जो मतलब भारतेंदु युग है या द्विवेदी युग है, उनका जो साहित्य है, उनकी जो प्रवृत्तियां है, उससे बिल्कुल अलग तरह की प्रवृत्तियां उत्तर आधुनिक काल में दिखाई देती है। जैसे कि नई कविता हो गई, नई कहानी हो गई। इसमें जो मतलब नव मानववाद के बारे में बताया गया है। साथ ही थोड़ा हरिशंकर परसाई के बारे में बताएंगे कुछ मुझे? सर ये आधुनिक लेखक है, आधुनिक काल के लेखक है, जो व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्ध रहे। इनकी अच्छा रचनाएं अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा, चलिए, आज किस प्रसिद्ध साहित्यकार का जन्मदिन मना रहे हैं हम लोग? सॉरी सर, मैंने अभी देखा नहीं। हरिवंश राय बच्चन का नाम सुना है आपने? जी। जी, आपका ऑडियो बंद हो गया है। हेलो। जी हाँ, अब आज तो उनका हाँ बर्थडे, हरिवंश राय बच्चन का। आपको नहीं पता इस बात के बारे में? सर, मुझे आज पता नहीं था कि हरिवंश राय बच्चन का जन्मदिन है। मुझे उनके बारे में पता है। अच्छा, और क्या आप बताइए थोड़ा सा उनके बारे में मुझे, क्या जानते हैं आप? सर ये उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने मधुशाला, मधु कलश प- और रचनाएं भी की है। हम्म। और इनकी जो रचनाएं हैं वो स्वच्छंदतावाद विशेषता है इनकी रचनाओं की। कौन कौन से पुरस्कार मिले थे इनको? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब भी कुछ मिला था क्या इनको? सॉरी सर, पता नहीं। जानकारी नहीं। मधुशाला क्यों इतनी लोकप्रिय हो गई इनकी? कोई और कविता या कोई और संग्रह नहीं सुना जाता है? बस मधुशाला ही जब भी इनका नाम आता है, ऐसा क्या था उसमें? सर जब मैंने मधुशाला कविता पढ़ी तो उसमें मतलब एक तो उनके जो मतलब गायन की, उसको गा सकते हैं, गायन की जो शैली है, वो उससे मैं प्रभावित हुई।
दूसरा है कि उनकी जो विषय वस्तु है मधुशाला की, तो हम्म, तत्कालीन जो युवा वर्ग है उनको वो पसंद आई थी, क्योंकि उस समय जब अंग्रेजों का शासनकाल था और जनता अंग्रेजों से बहुत परेशान हो चुकी थी, तो मधुशाला में उनको अपने कुछ आशावाद दिखाई दिया उन्हें, और उनको लगा कि इस निराशा से कुछ निकलने का कुछ तरीका, हम्म, मतलब मनोरंजन हो सकता है, इस हम्म। इसलिए भी प्रसिद्ध रही। चलिए, हम हिंदी साहित्य से थोड़ा और दूसरे तरफ चलते हैं। भारत का संविधान तो पढ़ा होगा आपने। जी सर। हमारे अभी कानून मंत्री कौन है? कानून मंत्री अभी देश कौन में है? कानून मंत्री कौन है? सॉरी सर। लॉ मिनिस्टर। होम मिनिस्टर। लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री। सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर नहीं जानते? चलिए मैं बता देता हूँ, रविशंकर प्रसाद। सकती। वैसे आप टीचर हैं, आपको तो पता होना चाहिए। सॉरी सर, मैं पता करूंगा। जी। उन्होंने कहा है कि हमारे संविधान में बीच बीच में राम कृष्ण और सारे भगवान की चित्रकलाएं, फोटोज लगी हुई हैं। अच्छा। कल संविधान दिवस था, ये न्यूज आपने जरूर पढ़ी होगी। सर मैंने नहीं पढ़ा। अच्छा, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते आप? पढ़ा था पर सर मैंने ये न्यूज़ नहीं पढ़ी। तो बच्चों को क्या पढ़ाते हैं जब खुद ही अगर नहीं पढ़ते हैं तो? मैं पत्रिका में नहीं पढ़ा था। अच्छा, क्या पढ़ा पत्रिका में? चलिए, जो आपने पत्रिका में पढ़ा वही पूछते हैं आपसे। कल के न्यूज़पेपर में या सर आज? आज के न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा? और सर आज के न्यूज़पेपर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक चुनाव की बात कही थी। हाँ, हाँ। और सर कोरोना के बारे में बताया गया था कि कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। हाँ, हाँ। कितने अब तक हमारे देश में कोरोना के मरीज हो गए हैं? सर मुझे आंकड़े रिकॉल नहीं तो कर फिर पाए। क्या पढ़ा फिर आपने? अच्छा, चलिए, प्रधानमंत्री जी का आपने नाम लिया है। प्रधानमंत्री जी ने केवाईसी का एक मतलब कल बताया था। जी सर। क्या मतलब बताया उन्होंने केवाईसी? सॉरी सर। फिर तो आप अच्छे टीचर नहीं हैं, अच्छे प्रशासक भी नहीं बन पाएंगे आप तो फिर। सर जितना हो सके मैं जानने की कोशिश करती हूँ, अगर फिर भी अगर कुछ कमी है तो मैं और पढ़ूंगी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। चलिए, ठीक है। संविधान का कौन सा हिस्सा आपको पसंद है? तो सर संविधान का भाग 4, जिसमें नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। अच्छा, क्यों पसंद है वो हिस्सा आपको? सर पहला तो जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें राज्यों को निर्देशित किया गया है कि उनको अपने राज्य के नागरिकों के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। हम्म, हम्म। और दूसरा है जो सर मूल कर्तव्य है नागरिकों को मतलब निर्देशित करते हैं कि उनको किस तरह के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। नीति निर्देशक तत्वों में महिलाओं से जुड़े कौन कौन से प्रावधान है, जरा वो बताइए मुझे। सर मुझे अनुच्छेद 39 में समान काम के लिए समान वेतन के बारे में बताया गया है। हम्म। और सर अनुच्छेद मैं कंफर्म रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन प्रसूति सहायता के बारे में वो बंद किया गया है अनुच्छेद 41 में शायद। हम्म। और चलिए, प्रसूति सहायता आपने कहा तो मुझे और एक मुद्दा याद आ गया। माहवारी के दौरान क्या महिलाओं को छुट्टी मिलनी चाहिए? जो वर्किंग महिलाएं हैं उन्हें पेड छुट्टी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? सर अभी इसके बारे में बात कही जा रही है कि है ना, मांग की जा रही है कि महामारी के दौरान महिलाओं को छुट्टी मिलनी चाहिए। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? अ, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मैम सर नहीं मिलनी चाहिए, क्यों? क्योंकि इस तरह से हर महीने अगर छुट्टियां देंगे तो शायद महिलाओं के काम और गुणवत्ता पर असर होगा। अच्छा, लेकिन भाई वो तो अब फिजिकल भगवान की बनाई एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें वो कहा जाता है कि भाई रेस्ट करें वही बेहतर है। किचन के काम भी नहीं करवाए जाते हैं, पूजा पाठ भी नहीं करवाया जाता है, लेकिन अब वो काम पे जाती हैं, तो ये ठीक होता है? सर ये कुछ महिलाओं में इस समय कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन सारी महिलाओं में नहीं होती। महिलाएं इतना तो मैनेज कर सकती है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। फिर भी जैसे अलग अलग महिलाओं के अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। लेकिन आपको लगता है कि जरूरत नहीं है छुट्टी की? हाँ सर। अच्छा, ठीक है। चलिए, एक लास्ट प्रश्न का जवाब मुझे और दीजिए।
आप प्रशासनिक अधिकारी बनना चाह रही हैं, प्रशासन में अगर आएंगी तो आपकी क्या 3 प्राथमिकताएं होंगी जो आप करना चाहेंगी सबसे पहले? सर, प्रशासन में आने के बाद मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है कि मैं महिला शिक्षा या महिला सशक्तिकरण पर कार्य करूं। और दूसरा है कि मैंने कई जगह देखा है कि बच्चे मतलब भीख मांगते हैं या फिर बाल श्रम करवाया जाता है। तो मैं इस क्षेत्र में भी कुछ काम करना चाहती हूँ। साथ ही सर, अगर मुझे पर्यावरण के अगर उस जिस क्षेत्र में लगाया जाता है वहाँ पर्यावरणीय कोई समस्या है तो वो भी मेरे प्राथमिकता में रहेगा। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। राजेश सर। जी किरण जी, सुन पा रहे हैं? जी सर। अभी आप प्रधानमंत्री जी के एक देश एक चुनाव वाले बयान पर बात कर दी थी। ये बताइए, सत्ताधारी जो दल है अभी, उसको क्या फायदा हो सकता है अगर ये एक देश एक चुनाव भारत में लागू कर दिया जाए? सर, एक देश एक चुनाव से सिर्फ सत्ताधारी दल को ही नहीं, पूरे देश को फायदा होगा। पर अब मुझे देश का फायदा बताना है या सिर्फ सत्ताधारी दल का ही बताना है? हाँ, सत्ताधारी दल इस बारे में कौन क्यों आवाज उठा रहा है? सर, सत्ताधारी दल का मुख्य उद्देश्य है कि जो एक देश एक चुनाव के माध्यम से जो समय समय पर चुनाव के लिए जो खर्चा होता है उसको बचाया जा सके। साथ ही इस समय मतलब ऐसा देखा गया है कि हर 2 महीने 3 महीने में चुनाव होते रहते हैं, तो विकास कार्य बाधित होते हैं, आचार संहिता लगभग लगी ही रहती है। तो विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए एक इसकी मांग की जा रही है। ठीक है। ये बताइए, बीजेपी के अलावा और कौन सी पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं जो इस नीति के समर्थन में है? सर, एक समाजवादी पार्टी और सर मैंने पढ़ा था पर अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। तेलंगाना की कुछ पार्टी है, वो भी समर्थक है। अच्छा, कोई बात नहीं। पहली बार ये मुद्दा किसने उठाया था, एक देश एक चुनाव का? सॉरी सर, मुझे अच्छा, ये बताइए, पहले भी कभी चुनाव करवाए गए हैं कि एक साथ जी भारत? सर, 3 बार करवाए गए हैं। 1970 सर, मैं सन रिकॉल नहीं कर पा रही। 3 बार? श्योर है आप 3 बार ही करवाए? सर, मैंने न्यूज़पेपर में 3 बार ही पढ़ा। अच्छा, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ा आपने? पत्रिका, राष्ट्र पत्रिका। 3 बार बताया उसमें? ये 3 अपनी बार तरफ से बता रहे हैं आप? सर, 1957 या 67 के आसपास। सर, मैंने 3 बार पढ़ा, फिर भी तो मैं वापस पढ़ूंगी, अगर मैं गलत हूँ तो मैं वापस पढ़ूंगी। बिल्कुल, आप वापस पढ़ना इसको। 4 बार हो चुके हैं अभी तक। ओके। चलिए, हिंदी साहित्य आपके पास रहा है। साहित्य का अर्थ बताइए आप मुझे। साहित्य जी सर, कोई भी कवि या लेखक जब अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, वो चाहे छंदबद्ध या काव्य के रूप में हो या निबंध या लेखन के रूप में हो, तो उसको हम साहित्य कह सकते हैं, और जिसका मतलब सामाजिक उपयोगिता भी हो। अच्छा, ये आपके व्यक्तिगत विचार हैं या आपने बुक में भी यही पढ़ा है? सर, मैंने बुक में इसकी परिभाषा नहीं पढ़ी। साहित्य की परिभाषा नहीं पढ़ी, साहित्य पढ़ लिया आपने? लगभग कितने साल पढ़ा है? 7 साल आपने साहित्य पढ़ा है। चलिए, कोई बात नहीं। ये बताइए, साहित्य होता है कितने प्रकार का? सर सॉरी सर। अच्छा, चलिए बताइए, भारतीय इतिहास में जो दिल्ली है वो सत्ता का केंद्र क्यों रहा है अधिक समय तक? अधिक तक सर, जी, अभी भी दिल्ली है भारतीय सत्ता का केंद्रीय सत्ता का बोल सकते हैं। जी सर, शुरुआत से ही लगभग दिल्ली भारतीय सत्ता का केंद्र रहा है। या तो सर इसकी भौगोलिक अवस्थिति एक प्रमुख कारण रहा होगा, क्योंकि ये भारत के लगभग मतलब शीर्ष पर आता है, तो
वो इस दिल्ली के माध्यम से पूरे भारत पर नियंत्रण करना आसान रहा होगा। और दूसरा है कि सर दिल्ली का जो ऐतिहासिक महत्व भी है कि शुरुआत से ही यहाँ राजा महाराजाओं का शासन रहा है, तो इस वजह से भी दिल्ली प्रमुख केंद्र रहा है। और कौन कौन से प्रमुख केंद्र रहे हैं भारत में सत्ता के? सर अंग्रेजों के समय कलकत्ता एक प्रमुख केंद्र रहा है, और सर मराठों के समय जो महाराष्ट्र है वो भी एक समय के लिए सत्ता का प्रमुख केंद्र रहा है। और सर राजस्थान में एक अजमेर है जो भी एक सत्ता का प्रमुख केंद्र है। तो पाटलिपुत्र भूल गए आप? हाँ सर, वो प्राचीन इतिहास में सर मगध एक प्रमुख सत्ता का केंद्र है। और कन्नौज कहाँ पर? कन्नौज सर दिल्ली के बाद अगर कहें तो दिल्ली के समय भी कन्नौज का एक प्रमुख केंद्र है, पर दिल्ली का महत्व अधिक है। ये कन्नौज है कहाँ पर? कन्नौज उत्तर प्रदेश में होगा। श्योर नहीं है। चलिए बताइए, भारत आप कह रहे थे कि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो दिल्ली सही रहता है। एक उज्जैन नाम की और जगह है भारत में, वो केंद्र में नहीं है भारत के? पूरे वहां से कंट्रोल करना पूरे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को, वहां से सही नहीं है क्या? सर सही होगा, लेकिन सत्ता भौगोलिक के साथ साथ इसके कुछ राजनीतिक महत्व भी रहेंगे। उज्जैन का इतना राजनीतिक महत्व नहीं रहा है। कैसे नहीं रहा है? कभी सर राजधानी मैंने रही है उज्जैन? हिस्ट्री पढ़ा है आपने? 5 साल पढ़ा है? अच्छा, चलिए बताइए, मुद्रा योजना क्या है? सर मुद्रा योजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें जो महिलाएं या युवा वर्ग को उनके उद्योग धंधे का शुरुआत करने के लिए कुछ ऋण प्रदान किए जाते हैं। कब शुरू हुई थी ये? सॉरी सर, कंफर्म मुझे याद नहीं। अच्छा, चलिए एक ये बताइए, आज एक न्यूज़पेपर में पढ़ा है मैंने कि भारतीय लोग जो है रिश्वत देकर काम कराने में सबसे आगे हैं। हाँ सर, एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है कि एशिया में सबसे ज्यादा भारत में भ्रष्टाचार है। तो इसके पीछे एक प्रमुख कारण है कि भारतीयों की जो मानसिकता है वो रिश्वत के प्रति, मतलब उनको इसके प्रति कुछ अनैतिकता नहीं लगती है, इसके प्रति घृणा नहीं होती। इस कारण वो समझते हैं कि अगर समय पर काम करवाना है तो पैसे तो देने ही होंगे। अच्छा, आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, अंतिम पड़ाव पर हैं आप। अधिकारियों की कोई भूमिका है क्या इसमें? आप आम जनता की आपने बता दी। किसमें? भ्रष्टाचार में? जी, अधिकारी लोग, कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी उनको फोर्स करते हैं, या अगर वो सुधर जाए तो पैसा देने की जरूरत ही नहीं पड़े? सर सरकार अधिकारी वेतन देती है, फिर किस बात का पैसा दे आम जनता? सर ये जो लाल फीताशाही की प्रवृत्ति है, जिसके कारण कोई भी काम समय पर नहीं हो पाता, इस कारण जो लोग हैं समय पर कार्य करवाने के लिए पैसा रिश्वत ऑफर करते हैं। और इसमें सर मैं सभी अधिकारियों का तो नाम नहीं लूंगी, लेकिन कुछ अधिकारी अपने मतलब जो भी सार्वजनिक पद है उसका दुरुपयोग करते हुए रिश्वत ले लेते हैं। अच्छा, ये लाल फीता है क्या, ये बताइए थोड़ा। सर लाल फीताशाही में ये होता है कि कोई भी फाइल, मतलब एक फाइल जिसमें लाल फीता बंधा होता है उससे निकला ये सब, तो जिसमें वो फाइल मतलब फाइल बदली क्यों नहीं दी जाती यार अब? क्या सर? जिस फाइल पे लाल फीता है उसको बदल क्यों नहीं दिया जाता? सर लाल फीता बदलने से कोई समस्या का हल नहीं होगा। समस्या का हल होगा कि जब हम किसी भी कार्य को पूर्ण मतलब निष्ठा से, सॉरी, किसी भी कार्य को समय पूर्ण ढंग से पूर्ण करेंगे, तब ये अपना आप शब्द है ना धीरे धीरे प्रचलन में कम होता चला जाएगा। तो ये प्रतीक बन चुका है। मैंने किसी और एंगल से पूछा है इसको, भारत सरकार ने क्या प्रयास किए हैं उस लाल फीते को हटाने के लिए? ये जी सर, पूछा। अभी तो मैं योजना का नाम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। राजस्थान सरकार द्वारा योजना है कि जिसमें समय निर्धारित कर दिया जाता है कि इस फिक्स समय में आपको योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना है। चलिए अंतिम प्रश्न मेरा, ये मिशन कर्मयोगी क्या है?
सर मिशन कर्मयोगी जो प्रशासनिक अधिकारी है उनमें मतलब उनके जो गुणवत्ता या दक्षता को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई। अच्छा, कब शुरू हुआ ये? इनके लिए प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाए। कब शुरू हुआ है? सर तारीख समय मुझे पता नहीं। ठीक है, धन्यवाद। जी ललित। जी किरण जी, नमस्ते सर। नमस्कार। ये आपका कब है, डेट क्या आई आपकी ड्यू डेट इंटरव्यू की? 11 दिसंबर। तब तो बहुत पास में है आपका डेट, जी सर। और आपको तैयारी भी और अच्छी कर लेनी चाहिए। काफ़ी अच्छे, लगभग 15 दिन मिल रहे हैं। जी सर। 15 डेज तो बहुत होते हैं, आप अच्छे लेवल पे तैयार कर सकते हैं। जी क्या सर। hobby बताई आपने अभी, हॉबी क्या बताया आपने? सर रियल बताऊं तो सर मैं हॉबी इग्नोर करने का सोच रही हूँ। मतलब मैं वहाँ कहूँगी कि मेरी कोई खास हॉबी नहीं है। मैं नॉर्मल हर कोई काम कर लेती हूँ लगभग। जब भी मैं फ्री होती हूँ तो जैसे बच्चों को संभालना हो गया या चलिए, योग इसका करती जवाब हूँ। मैं आपको लास्ट में दूंगा कि हॉबी का क्या करना है। फिर भी सर मैं योग का सोच। अच्छा, चलो अभी हम बात करते हैं। योग आपने फाइनल कर लिया कि योग को अभी भरोगे? सर मेरा योग के बारे में इतना तैयार नहीं हुआ इसलिए मैं फाइनल नहीं ओके। कर। अच्छा, ये बताएं कि ये योग अगर आप भरते हैं तो योग खुद क्या है, इट सेल्फ योग क्या होता है? सेल्फ योग। योग क्या होता है ये बताइए, योग। सर योग अगर शब्दार्थ से देखें युज अर्थात जोड़ना। ये हमारे जो शरीर या मन के विकारों को दूर कर हमारे मन को अध्यात्म से जोड़ता है और प्रकृति से जोड़ने का काम करता है। ओके। अष्टांग योग क्या होता है? सर महर्षि पतंजलि द्वारा अष्टांग योग दिया गया था। इसमें 8 तरीके बताए गए थे, जो मतलब 8 प्रक्रिया जिसके माध्यम से योग किया जाना चाहिए। क्या क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ओके। तो अच्छा, प्लेटो ने 4 सद्गुण बताए हैं, बता सकते हो आप कौन से 4 सद्गुण हैं? सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। तो ये बताइए, तटस्थता क्या होता है? सर तटस्थता एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए जो भी राजनीतिक दल है उनके विचारों से तटस्थ होना। मतलब किसी भी राजनीतिक दल के प्रति पक्षपात नहीं करना और उनसे तटस्थ रहते हुए सरकार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना, ये तटस्थता है। और असंलग्नता? असंलग्नता इसको सॉरी सर कहते हैं मैं नॉन इसमें पार्टनरशिप। सर इसके बारे में मैंने अभी पढ़ा नहीं है। अच्छा, चलो ये एक केला देवी वन्य जीव अभयारण्य है, वो कहाँ है? सर करौली में। और वहाँ केला देवी का मंदिर भी बना हुआ है। जी सर। बताएं केला देवी के बारे में। सर ये जो हनुमान भगवान जी की माता अंजनी के मतलब प्रतीक के रूप में मंदिर बना हुआ है। और कोई नदी वगैरह बहती है इसके आसपास? सॉरी सर। अच्छा, एक लंगूरिया गीत होते हैं, वो क्या है? हाँ सर ये केला देवी मंदिर के में ही प्रसिद्ध है। इसमें ये लंगूरिया गीत गाया जाता है। ओके। लखी मेला भी भरता है? हाँ सर ये केला देवी मंदिर में ही है। ओके। अच्छा, कल्याणपुरी किसको कहते हैं? सॉरी सर। अच्छा, ये बताएं कि करौली क्रम की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला है? क्रम की दृष्टि से हाँ। सर सबसे पहले जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तब मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था उसमें। नहीं, वो नहीं, 1956 के बाद जब राजस्थान में जिले बढ़ने शुरू हुए। अच्छा बताइए, 1956 में कितने जिले थे राजस्थान? सर जितना रिकॉल कर पा रही हूँ 22 जिले थे। ये आपने अभिलेखों के बारे में कुछ पढ़ा है राजस्थान के इतिहास में, अभिलेख? जी सर। बताइए, अभिलेखों का क्या महत्व है इतिहास लेखन में?
सर अभिलेखों का इतिहास के बारे में मतलब स्रोत के रूप में प्रसिद्ध है कि अभिलेखों में जो भी लिखा गया है उससे उस तत्कालीन राजा वहाँ के जो भी सामाजिक राजनीतिक जीवन को जानने के लिए इसका बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि जो बिजोलिया अभिलेख है उसमें हमें अजमेर के बारे में जानकारी मिलती है, और इसके अलावा सर रणकपुर का जैन अभिलेख प्रसिद्ध है। तो तत्कालीन जो भी राजाओं के सामाजिक कार्य थे या उनके जो भी वंश वगैरह के बारे में जानकारी मिलती है। एक घोसुंडी अभिलेख है, अगर आपने पढ़ा हो तो। घोसुंडी, जी सर। बताएं। जी सर, सर ये 12वीं शताब्दी का अभिलेख है और घोसुंडी एक चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है, और इसमें सर कुछ भागवत धर्म के बारे में बताया गया है। गुड, बिल्कुल सही आंसर। अच्छा बताएं कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सॉरी सर। ओके। अच्छा ये बताएं कि मयूर ध्वज किस किले को कहा जाता है, किस दुर्ग को कहा जाता है? मयूर ध्वज। सर मेहरानगढ़ किले को मयूर ध्वज कहा जाता है। कब हुई स्थापना इसकी? सर इसकी स्थापना 1459 ईस्वी में। किसके द्वारा? राव जोधा के द्वारा। राइट। अच्छा अंतिम प्रश्न मेरा, निमुच्चारण आंदोलन के बारे में बता सकते हो? जी सर। ये सर किसानों का आंदोलन था, और इसमें सर अंग्रेजों ने जो वहाँ की जो रियासत द्वारा किसानों पर गोलियां चलाई गई, इसलिए इसे राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड भी कहा जाता है। कहाँ हुआ था ये? सॉरी सर, मैं बिल्कुल नहीं बता। ठीक है जी, अतुल सर। जी किरण जी, आपको पढ़ने की जरूरत है। जो भी 10-12 दिन का समय बचा है, छुट्टी लेके थोड़ा सा पढ़ लीजिए। अब न्यूज़पेपर भी पढ़िए, और मेंस के जो सिलेबस थे जितना रिवाइज कर पाए उसे भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं लेकिन बहुत सरसरी निगाह से पढ़ रहे हैं, ताकि जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप। तो थोड़ा सा भी इस लिहाज से पढ़िए। अगले 10 दिन 15 दिन जो भी समय है, खूब अच्छे से 3-4 घंटा समय लगा के 2 न्यूज़पेपर कम से कम पढ़िए, ताकि उससे जुड़ा कुछ भी पूछा जाए तो आप जवाब दे पाए। ठीक है। और सर इनका जो हॉबी को लेकर कंफ्यूजन है। अच्छा कि योग को रखें या कोई हॉबी नहीं रखें? अब वैसे तो हॉबी रखें तो अच्छी बात है, कोई हॉबी ना रखना जनरली तो भाई हम लोगों के देश में हॉबी होती नहीं है लोगों की, लेकिन अब कुछ चीजें दिखाने के लिए करनी पड़ती हैं। तो यहाँ हॉबी रख लीजिए। हॉबी अब आप कुकिंग रख लीजिए हॉबी, या कुछ ऐसा बच्चों के साथ खेलना, कुछ और हॉबी भी सोचा जा सकता है। जी सर, मैं इस तरह की यहाँ तो हॉबी रखने का सोच रही हूँ जिसपे क्वेश्चन ज्यादा नहीं बने। नहीं, क्वेश्चन ज्यादा तो बने तो आप जवाब दे पाए, जो काम आप करते हो वही, तो उसमें आपको वही एक्स्ट्रा तैयारी बहुत एक्स्ट्रा ना करनी पड़े आपको। जी सर, मेरे पास समय भी कम है और जी। स्कूल से छुट्टियां भी नहीं मिल रही। सर क्या ऐसा कह सकती हैं कि संघर्ष करती रही, पढ़ती रही और हॉबी डेवलप करने का समय नहीं मिला? हाँ, लेकिन फिर भी उसमें ये होता है कि भाई कुछ तो करते होंगे आप फ्री टाइम में। हाँ तो सर वो मैं 2-3 चीजें अलग अलग हाँ, बता तो दूंगी, ये करती हूँ। उसके लिए थोड़ा सा जो ऐसे काम जो वास्तव में रूटीन में आप करते हो जिसके जवाब दे पाए। हाँ सर। तो बस वो बिल्कुल सही बात है जो सर ने कहा कि पहले तो यही है भाई कि मैं नौकरी कर रही हूँ या बच्चे हैं या शादीशुदा, जो भी आपकी स्थिति है, तो इसलिए हमें बहुत ऐसा समय नहीं मिला। लेकिन कई बार फिर भी होता है कि 24 घंटे में कभी आदमी के पास होता है ऐसा समय कि फ्री है। क्या करना पसंद करते हैं आप? चलिए हॉबी नहीं, क्या करना पसंद करते हैं उस दौरान? सर मैं जब भी फ्री होती हूँ या तो मूवी देखती हूँ या बच्चों, मेरी गुड़िया है उसके साथ खेलती हूँ, या फिर कभी कभी योग करती हूँ जब मुझे लगता है कि मुझे अपने शरीर पर काम करना चाहिए। मूवी देखते हैं तो कुछ अपना मूवी पे डेडिकेटली देखें, आप उनको तैयार कर सकते हैं। अब बच्ची के साथ खेलना ये तो नहीं कहना है, अगर बच्ची हो जाएगा तो आपकी ड्यूटी है अपने बच्चे के साथ खेलना। इस तरह से क्रिएट आप थोड़ा सा सोचें। सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ सर, अब आ रही है। जी। हाँ, तो मतलब कुछ ऐसा ही आप सोच लीजिए कि मूवी देखना ही अगर है तो कुछ इधर मूवी अगर वास्तव में देखते हैं आप, तो कुछ जो भी मूवी रिसेंटली आपने देखे हैं। न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ना भी बताया जा सकता है कि अगर 10-15 दिन के न्यूज़पेपर भी ढंग से आप पढ़ लें तो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं।
सर मैं न्यूज़पेपर की घटनाएं मुझे इतनी याद नहीं रहती, वो भूल करना जाती तो हूँ। पड़ेंगी इंटरव्यू के लिए, तो वैसे भी करना पड़ेंगे। तो कहने का मतलब जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस तरह जी से सर। कुछ आप एक ऐसा सोच लीजिएगा, बस ये है। जी जी सर। जी राजेश सर। जी किरण जी, हॉबी को लेकर आप बहुत चिंतित है, लेकिन जहाँ तक मैंने पिछले 2-3 इंटरव्यू को मिला हूँ, इंटरव्यू जिन्होंने दिया है, हॉबी से बहुत कम लोगों से प्रश्न किए जाते हैं, लेकिन आप बाकी पक्षों को मजबूत कर लें तो वो एक पक्ष आपका कमजोर भी है तो कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। आप अपने विषय और जो करंट अफेयर्स हैं, जो आपने अधिकतर समय तक फेस किया है, उसको ज्यादा आप मजबूत करें तो ठीक रहेगा। हॉबी से मैंने बहुत जनों से बात की है जो इंटरव्यू दे के आए हैं, बहुत कम लोगों से हॉबी के बारे में जानकारी ली जाती है, लेकिन आप हॉबी से रिलेटेड जो सर ने बताया उन 2-4 बातों को और मजबूत कर दें तो ज़्यादा वहाँ पर परेशानी नहीं आएगी आपको। लेकिन आपके जो हिस्ट्री से जवाब थे या साहित्य से जवाब थे, साहित्य से तो आपने पीजी किया है, वहाँ पर आप कमजोर दिख रहे हैं थोड़े। और ये करंट में एक देश एक चुनाव के बारे में आपको अगर जानकारी नहीं भी है तो आप नेट से बिल्कुल जानकारियां निकाल कर अपनी जानकारियों को मजबूत कर सकते हैं। सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन पा रही हूँ। हाँ, तो ये जो जहाँ पर कमियां नजर आई हैं इनको दूर करिए आप। ठीक है सर, ठीक मैं है। दूर करने की कोशिश करूँगी। जी, धन्यवाद शुभकामनाएं। सर। धन्यवाद सर। जी किरण जी, पिछली बार से बेहतर है। जो फर्स्ट मॉक था उससे काफ़ी अच्छे जवाब दिए हैं आपने, और फिर भी राजस्थान जीके, करंट, एथिक्स ये और अच्छा तैयार करने की आवश्यकता है। जी सर। ठीक है। ठीक है जी सर, नेक्स्ट है। सर 1 मिनट। हाँ, सर ये असंलग्नता क्या है? क्योंकि मैंने इथिक्स पढ़ा है पर उसमें ये नहीं पढ़ा था। मैं बताऊंगा अगर आपको। नॉन पार्टनरशिप होता है, आपको बता दूंगा मैं, है ना। ठीक है सर। सर नेक्स्ट है